इंटरटेनमेंट अलाउंस क्लियर था सबको? क्या था? इंटरटेनमेंट अलाउंस मिलता किसको है? सिर्फ किसको मिलता है? एग्जेम्पशन किसको मिलेगा? सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। सेक्शन भी अलग है, सेक्शन 16। हाँ या ना? अच्छा, दूसरी चीज लीस्ट ऑफ 3 का एग्जेम्पशन है। लीस्ट ऑफ 3 में पहली चीज 20% ऑफ बेसिक। अच्छा, सैलरी का मतलब यहां पर क्या है? सिर्फ बेसिक। हाँ या ना? अच्छा, सेकंड चीज क्या है? एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड। और थर्ड चीज क्या है? मैक्सिमम 5000। मैक्सिमम कितना? 5000 रुपीज। यस और नो? अच्छा, लीस्ट ऑफ 3 था या हायर ऑफ 3 था? क्या था? लीस्ट ऑफ 3 था। कल परक्विजिट्स हमारे खत्म हो गए थे, जिसमें सबसे लास्ट में हमने पढ़ा था कि कुछ परक्विजिट तो एग्जेम्प्ट हैं, कुछ परक्विजिट जैसे कि छोटी मोटी चीज क्या थी? टेलीफोन, मोबाइल। जैसे कि मैंने अपने एम्प्लॉय को गुड्स भेज दिया एट रीजनेबल प्राइस। बेटा रीजनेबल प्राइस, बेटा मतलब रीजनेबल प्राइस और कंसेशनल प्राइस में फर्क होता है। हाँ या ना? मैंने रीजनेबल प्राइस पे बेचा या कंसेशनल प्राइस पे बेचा? तो बेटा रीजनेबल प्राइस तो रीजनेबल है यार। हाँ या ना? तो क्या वो कोई परक्विजिट है आपके लिए? तो वो क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ध्यान रखना, टोटल 4 चीजें देखी थी। स्कॉलरशिप वाली देखी थी, रीजनेबल प्राइस वाली देखी थी, छोटी मोटी चीज टेलीफोन वगैरह देखी थी, और क्या देखा था? टैक्स ऑन नॉन मॉनेटरी परक्विजिट। यस और नो? यस और नो? तो बेटा ये 4 को गवर्नमेंट ने परक्विजिट तो माना है। 4 क्या क्या? सबसे पहले टेलीफोन वगैरह, दूसरी चीज क्या? स्कॉलरशिप टू एम्प्लॉइज चिल्ड्रन, तीसरी चीज क्या? गुड्स सोल्ड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉई एट रीजनेबल प्राइस, और चौथी चीज क्या? टैक्स ऑन नॉन मॉनेटरी परक्विजिट। हाँ या ना? सबको क्लियर? मतलब ये रटने वाला पॉइंट है बेटा, रटने वाला पॉइंट, बिल्कुल दिमाग ही नहीं लगाना। 4 चीजें एग्जेम्प्ट है, ध्यान रखोगे? हाँ या ना? चलिए अब मुझे बताइए, बाकी हमारा परक्विजिट खत्म हो गया था। अब बेटा 2 चीजें बची हैं सैलरी में, सिर्फ 2 चीजें बची हैं। पहली चीज है प्रोफेशनल टैक्स। क्या है प्रोफेशनल टैक्स? आपको पता है क्या होता है? बेटा जो जॉब वगैरह करते हैं ना, जो CA CS वगैरह होते हैं, इन लोगों को एक टैक्स पे करना होता है, प्रोफेशनल टैक्स। प्रोफेशनल टैक्स बेटा स्टेट गवर्नमेंट लेवी करती है। कौन सी गवर्नमेंट? मतलब प्रोफेशनल टैक्स MP का अलग हो सकता है, प्रोफेशनल टैक्स महाराष्ट्र का अलग हो सकता है। हाँ या ना? क्योंकि बेटा जब बात स्टेट की आती है तो स्टेट में अपनी मर्जी चलती है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो हो सकता है बेटा मैं आपसे 2500 लूं, हो सकता है कोई आपसे 5000 ले, मतलब दूसरी स्टेट में। उसमें कोई दिक्कत वाली बात है क्या? ध्यान रखना बेटा, यहाँ पर अधिकार किसके पास है? मामा जी। किसके पास है? तो मामा जी कितने लेते हैं? 2500। सुनो, साल भर में कितने लेते हैं? अच्छा, वो 2500 को भी भूल जाना बेटा, क्योंकि उसमें भी 2-3 स्लैब होते हैं कि अगर आपका ऐसा है तो 1800, 2400 ऐसे। समझ रहे हैं आप लोग? मतलब मैक्सिमम कितना है? 2500। 2500 से ज्यादा प्रोफेशनल टैक्स नहीं लिया जाता MP में। क्लियर है आपको इतनी बात? तो ध्यान रखना बेटा, प्रोफेशनल टैक्स आपने पे करा तो उसका आपको डिडक्शन मिलेगा। क्या मिलेगा? जैसे आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिला था, क्या आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिला था? कितना? 50,000 रुपीज का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिला था। ध्यान रखना, प्रोफेशनल टैक्स का भी आपको डिडक्शन मिलेगा 2500 रुपए का। कितने का मिलेगा? 2500 रुपए। मैंने जो बोला ना वो गलत बोल दिया बेटा, जितना आपने पे करा उतने का डिडक्शन मिलेगा। कितने का मिलेगा? आपको क्वेश्चन में वो देगा कि प्रोफेशनल टैक्स पे करा 2000 रुपए, तो आप कितना डिडक्शन लोगे उसका? 2000 रुपए का। क्लियर है सबको? सबको क्लियर है इतनी बात? तो बेटा अगर प्रोफेशनल टैक्स 2500 रुपए पे करा तो डिडक्शन कितना मिलेगा? तो सैलरी में अभी तक आपने 2 डिडक्शन पढ़ ली है। पहला क्या? स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना था? स्टैंडर्ड डिडक्शन था 50,000। अच्छा, सेकंड क्या है? प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन। कितना? जितना पे करा, जितना पे किया। हाँ या ना? अच्छा मुझे बताओ, प्रोफेशनल टैक्स पे करना एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है या आपकी जिम्मेदारी है? एम्प्लॉय की है। बेटा यहां पर भी परक्विजिट आ जाती है पिक्चर में। बताओ जिम्मेदारी किसकी थी? आपकी। अगर पे किसने कर दिया? मैंने। तो आपको बेनिफिट है, फैसिलिटी है। हाँ या ना? और उन्हीं बेनिफिट, उन्हीं फैसिलिटीज को हम क्या बोलते हैं? परक्विजिट्स। यस और नो? तो बेटा ध्यान रखना, अगर मैंने आपका प्रोफेशनल टैक्स पे करा तो पहले टैक्सेबल होगा। पहले क्या होगा? बाद में डिडक्शन मिलेगा। क्या होगा?
देखिए मैं आपको बताऊं, जितना मैं बता रहा हूं उतना याद रखना। आपने प्रोफेशनल टैक्स पे करा 2500 रुपए, कितना पे करा? आप ही ने पे करा, तो क्या मिलेगा? सिर्फ डिडक्शन। क्या मिलेगा? सिर्फ। लेकिन बेटा प्रोफेशनल टैक्स मैंने पे करा, आपका प्रोफेशनल टैक्स किसने पे करा? मैंने। तो बेटा पहले वो आपकी सैलरी में ऐड होगा, पहले क्या होगा? और बाद में माइनस होगा। मतलब समझ रहे हैं, कोई भी इंपैक्ट नहीं। समझ रहे हैं मेरी बात? कोई भी इंपैक्ट नहीं, लेकिन बेटा शो करना पड़ेगा। पहले वो सैलरी में जुड़ेगा, बाद में उसमें डिडक्शन मिलेगा। समझ रहे हैं मेरी बात? ध्यान रखना, अगर शो नहीं करा, आपका तो डिस्क्रिप्टिव है नहीं, बच जाओगे, लेकिन अगर शो नहीं करा तो दिक्कत हो जाती। समझ रहे हैं मेरी बात? अगर डिस्क्रिप्टिव होता, आपने 2500 पहले ऐड ना करते हुए डायरेक्ट माइनस कर देते, या फिर ऐड भी कर, मतलब कुछ भी नहीं करते आप, तो क्या गलत कर देते आप लोग? समझ रहे हैं मेरी बात? प्रोफेशनल टैक्स कौन लेवी करता है, पहले तो मुझे ये बताइए। प्रोफेशनल टैक्स अगर एम्प्लॉय ने पे करा तो क्या मिलेगा? डिडक्शन। कितने का? जितना पे करा, हाँ या ना? तो प्रोफेशनल टैक्स अगर एम्प्लॉय ने पे करा तो क्या मिलेगा? डिडक्शन। यस और नो? और बेटा प्रोफेशनल टैक्स अगर एम्प्लॉयर ने पे करा तो पहले टैक्सेबल होगा, बाद में क्या मिलेगा? अल्टीमेटली इंपैक्ट क्या है? जीरो। अल्टीमेटली इंपैक्ट क्या है? लेकिन बेटा अगर डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा तो आपको शो करना पड़ेगा 2500 पहले ऐड होगा, बाद में माइनस होगा। क्लियर है मेरी बात? आप लोग को सबको क्लियर है? ये प्रोफेशनल टैक्स है, आप प्रोफेशन है ना बेटा। प्रोफेशनल टैक्स का एक्चुअली पावर उनके पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास है, पहली चीज। ठीक है, दूसरी चीज ये, आप उसके अलावा कुछ पूछना चाह रहे हो क्या? नहीं, प्रोफेशनल टैक्स की पावर स्टेट के पास है, ये क्लियर है। इनकम टैक्स अलग है, प्रोफेशनल टैक्स अलग है, जीएसटी अलग है, ऐसे कई टैक्स है, कई टैक्स है। लेकिन प्रोफेशनल टैक्स की पावर किसके पास है? मतलब यूनियन लिस्ट में आएगा या स्टेट लिस्ट में आता है? स्टेट लिस्ट में आता है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो बेटा प्रोफेशनल टैक्स कौन लेवी कर सकता है? स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट तो आपको बेनिफिट दे रही है, उसका डिडक्शन दे रही है। क्या दे रही है? डिडक्शन दे रही है। समझ रहे हैं मेरी बात आप लोग? सेंट्रल गवर्नमेंट क्या दे रही है आपको? डिडक्शन। और बेटा अगर आपको आपका एम्प्लॉयर पे कर रहा है तो पहले टैक्सेबल करके बाद में डिडक्शन दे रही है, मतलब अल्टीमेटली जीरो इंपैक्ट। हाँ या ना? टैक्सेबल नहीं कर रही है। आपको दिख रहा है टैक्सेबल होता हुआ या टैक्सेबल होता हुआ नहीं दिख रहा? ध्यान रखना बेटा, टैक्स नहीं लग रहा है उस पर। समझ रहे हैं मेरी बात? एक बार देख लीजिए यहां पर प्रोफेशनल टैक्स, एक बार देख लीजिए प्रोफेशनल टैक्स क्या होता है बेटा। यहां पर दो केसेस हो सकते हैं। पहला केस, कौन पे कर रहा है? अगर एम्प्लॉयर पे कर रहा है तो पहले क्या होगा? टैक्सेबल होगा, बाद में क्या होगा? डिडक्शन मिलेगा। पहले टैक्सेबल होगा, बाद में क्या होगा? डिडक्शन मिलेगा। मतलब क्या ऐसा होगा, मेरी सैलरी है, ध्यान रखना, मेरी सैलरी है 10 लाख, और आपने मेरा प्रोफेशनल टैक्स पे करा, आप मेरे एम्प्लॉयर हो, आपने मेरा प्रोफेशनल टैक्स पे करा 2500 रुपए, तो क्या 2500 पहले ऐड हो जाएगा? अब कितनी हो जाएगी मेरी सैलरी? 10 लाख 2500। यस और नो? अब बेटा बाद में मालूम है आपको, बाद में आपको डिडक्शन मिलेगा। सबसे पहले तो पता है क्या मिलेगा? स्टैंडर्ड डिडक्शन। कितना? 50,000। हाँ या ना? उसके बाद बेटा आपको एक और डिडक्शन मिलेगा, पीटी। कितना? 2500। अल्टीमेटली यहां पर ऐड हुआ, यहां पर लेस हुआ, इंपैक्ट क्या है? जीरो। लेकिन ध्यान रखना बेटा, लॉ में बोला है पहले क्या होगा? टैक्सेबल होगा, बाद में क्या होगा? डिडक्शन मिलेगा। समझ रहे हैं आप लोग? तो बेटा यहां पर अल्टीमेटली आपकी इनकम 9,50,000 आएगी, और आप डायरेक्टली 10 लाख में से 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करते तो भी उतनी आती। हाँ या ना? लेकिन बेटा प्रेजेंट करना पड़ेगा अपन को। समझ रहे हैं मेरी बात? अच्छा, आप लोग का पेपर डिस्क्रिप्टिव नहीं है तो आप लोग के लिए ये चीज ऐसे, मतलब ऐसे रेलेवेंट नहीं है, लेकिन बेटा प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पहले आपको टैक्सेबल करना पड़ेगा, बाद में उसका डिडक्शन मिलेगा। समझ रहे हैं मेरी बात? मैं आपको बेटा दोनों अप्रोच से पढ़ा रहा हूं, ध्यान रखना, मेरी प्रैक्टिकल अप्रोच ज्यादा है। क्लियर है आप लोग को? ताकि जो आप पढ़ रहे हैं बेटा आपको कहीं ना कहीं काम आए वो चीज। क्लियर है आपको? तो प्रोफेशनल टैक्स वाला पॉइंट सबको क्लियर है? अगर बेटा एम्प्लॉय ने खुद ने पे करा तो प्रोफेशनल टैक्स का क्या मिलेगा? अगर खुद ने पे करा तो ओनली डिडक्शन अलाउड। हाँ या ना? और बेटा अगर एम्प्लॉयर ने पे करा तो उस केस में पहले टैक्सेबल करेंगे, बाद में डिडक्शन मिलेगा। क्लियर है सबको इतनी बात? ध्यान रखना बेटा, सेक्शन 16 के अंदर मैं आपको बताऊं सैलरी में टोटल कितने डिडक्शंस मिलते हैं।
सब लोग ध्यान देना बेटा, सैलरी में टोटल कितने डिडक्शंस मिलते हैं, ध्यान रखना। एग्जेम्पशन की बात नहीं कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ? फर्क होता है एग्जेम्पशन और डिडक्शन में। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? सैलरी में बेटा डिडक्शन देने के लिए एक ही सेक्शन है, सेक्शन नंबर 16। कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 16 का एक बोलता है स्टैंडर्ड डिडक्शन, दूसरा बोलता है पीटी का डिडक्शन, तीसरा क्या बोलता है? एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन बोलता है। मैंने आपको क्या बताया था? एंटरटेनमेंट अलाउंस का क्या मिलता है? डिडक्शन, हाँ या ना? और मैंने आपको ये भी बताया था सेक्शन नंबर कौन सा? तो बेटा सेक्शन नंबर 16 के अंदर टोटल 3 डिडक्शन मिलते हैं। पहला डिडक्शन स्टैंडर्ड डिडक्शन, इसमें कोई भेदभाव है या कोई भेदभाव नहीं है? कोई भेदभाव नहीं है, यस और नो? अच्छा, इसमें भी कोई भेदभाव नहीं है, हाँ या ना? अच्छा, यहां पर भेदभाव है बेटा, ये सिर्फ किसको मिलता है? गवर्नमेंट एम्प्लॉय को। सबको क्लियर है मेरी बात? ध्यान रखना बेटा, एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस में फर्क होता है। एग्जेम्पशंस तो बहुत सारे पढ़े, कितने एग्जेम्पशंस पढ़े अभी तक? एग्जेम्पशंस ही तो पढ़ रहे थे, हाँ या ना? अब बेटा सेक्शन 16 के अंदर 3 डिडक्शन थे, वो सबको क्लियर है? पहला डिडक्शन स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का, दूसरा क्या? प्रोफेशनल टैक्स 2500 नहीं, जितना पे किया। एक्चुअली मेरे मुंह से 2500 इसलिए निकल रहा है क्योंकि नॉर्मली 2500 ही लगता है, तो वो 2500 निकल रहा है। तो जितना पे करा उतना, हाँ या ना? और तीसरा डिडक्शन कौन सा होता है बेटा? एंटरटेनमेंट अलाउंस, ओनली टू गवर्नमेंट लीस्ट ऑफ 3, 20% ऑफ बेसिक एक्चुअल और 5,000 whichever is lower, हाँ या ना? सबको प्रोफेशनल टैक्स क्लियर है बेटा? इजी है, प्रोफेशनल टैक्स क्लियर है सबको? एक होता है बेटा कंसेप्ट ऑफ पे स्केल, क्या होता है? प्रोफेशनल टैक्स सबको क्लियर है? अगर एम्प्लॉयर ने पे करा तो पहले ऐड होगा, बाद में डिडक्ट होगा। अगर एम्प्लॉय ने पे करा तो डायरेक्टली डिडक्ट होगा, हाँ या ना? क्लियर है सबको? सबको क्लियर है? अच्छा, किसी को लॉजिक तो नहीं जानना इस चीज का? बेटा प्रोफेशनल टैक्स में गवर्नमेंट आपको क्या दे रही है? बेनिफिट। क्या दे रही है? तो जो भी आप पे कर रहे हो, अगर आप खुद पे कर रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है? डिडक्शन। समझ रहे हैं आप लोग, हाँ या ना? दूसरी चीज बेटा, सेकंड वाले केस में, एम्प्लॉयर वाले केस में भी आपको मिल तो बेनिफिट ही रहा है, क्योंकि पहले वो फैसिलिटी है तो उसको टैक्सेबल करा, बाद में क्योंकि वो प्रोफेशनल टैक्स है तो उसका डिडक्शन दिया। समझ रहे हैं आप लोग? तो गवर्नमेंट आपको प्रोफेशनल टैक्स में क्या दे रही है? बेनिफिट दे रही है, डिडक्शन दे रही है। समझ रहे हैं मेरी बात आप लोग? सबको क्लियर है ये चीज? अच्छा, यहाँ पर एक लाइन लिखी है कंसेप्ट ऑफ पे स्केल और इसके नीचे कुछ लिखा है, इसको एक बार पढ़िए और मुझे बताइए क्या लिखा है। हाँ, हाँ, इसीलिए पहले टैक्सेबल हुआ, बाद में डिडक्शन मिला उसको। वही है लॉजिक, वही है। कंसेप्ट ऑफ पे स्केल देखिए, यहां पर सब लोग, बत्ती गुल हो सकती है, यहां पर फोकस रखिएगा, बत्ती गुल हो सकती है किसी किसी की। बेटा फोकस इधर नहीं, इधर रखना है। कंसेप्ट ऑफ पे स्केल रीड करिए। कर लिया? कुछ समझ आया हो तो बताइए मुझे। देखो मुझे तो कुछ समझ नहीं आया, मेरे को तो इतना समझ आया, मिसेस मास ज्वाइंट रेलवे, मेरे को तो बस इतना आया। आपको कितना आया? इसी की तो पार्टी है। मिसेस मास ज्वाइंट रेलवे कब ज्वाइन करा था बेटा? 1 जुलाई 2011 को, ऑन अ पे स्केल ऑफ 10,000, 1,000, 30। अरे यार एक चीज बोल दो यार, ये क्या बोलना क्या चाह रहे हैं? 10,000, 1,000, 13,000, 1,500, 16,000। बिल्कुल सही पकड़े आप लोग। सुनो मेरी बात बेटा, सैलरी कितनी है मिसेस मास की? 10,000। कब है 10,000 की सैलरी? 1 जुलाई 2000। इस चीज को समझने की कोशिश करना बेटा, समझने वाली चीज है। एक्चुअली क्या होता है, कभी कभी इंप्लॉयर हमको ऐसे बोल देता है तेरी सैलरी है 10,000 माइनस 1,000 माइनस 13,000, ऐसा कुछ जैसा लिखा दिख रहा है आपको। बेटा अल्टीमेटली वो माइनस नहीं है, उसको कुछ इंटरप्रेट करना है अपन को। क्या करना है? उसने अपनी भाषा में लिख दिया, अब अपन को उसी की भाषा में समझना पड़ेगा। समझ रहे हैं मेरी बात? तो इसी को हम क्या बोलते हैं? कंसेप्ट ऑफ पे स्केल। तो 1 जुलाई 2021 को मिसेस मास की सैलरी कितनी है? 10,000। कितनी है?
और आगे क्या लिखा है 10,000 से, उसके बाद 1,000 कुछ है और फिर 13,000। आपको पता है इसका मतलब क्या? इसका मतलब है 10,000 के बाद हर साल 1,000 बढ़ेगी। कितनी बढ़ेगी? कब तक 1,000 बढ़ेगी? जब तक सैलरी 13,000 नहीं हो जाती। समझ रहे मेरी बात? मतलब 3 बार 1,000 करके बढ़ेगी, हाँ या ना? अच्छा, जैसे ही 13,000 हो गई उसके बाद कितने कितने करके बढ़ेगी? 1500 रुपए करके। कब तक बढ़ेगी बेटा? 16,000 तक। और बेटा जैसे ही सैलरी 16,000 हो गई उसके बाद बढ़ने की स्पीड और तेज हो जाएगी, 2,000, हाँ या ना? और बेटा कब तक इतनी स्पीड में बढ़ेगी? 20,000। और बेटा जैसे ही सैलरी 3,000 मतलब 20,000 हो गई तो अब सैलरी कितनी स्पीड से बढ़ेगी? ये इतना क्लियर है आपको? तो बेटा ये यहाँ पर उसने अपनी भाषा में कुछ लिख दिया, हमको उसकी भाषा समझनी होगी। उसने क्या लिखा है? 10,000 से लेके 13,000 तक 1,000 रुपीज का पर ईयर का इंक्रीमेंट है। कैसा है? और बेटा 13,000 से लेके 16,000 तक, 13,000 से लेके 16,000 तक का इंक्रीमेंट कितने के हिसाब से होगा? 1,500 पर ईयर। ध्यान रखना बेटा, पर ईयर होगा। क्या होगा? तो मुझे बताओ, अगर मिसेज मास की सैलरी 1 जुलाई 2011 को 10,000 है तो 1 जुलाई, अरे यार 1 जुलाई 2011 को कितनी है? 10,000, हाँ या ना? तो बेटा 1 जुलाई 2012 को कितनी होगी? अबे अकल के अंधो, 10,000 में 1,000 ऐड करोगे तो 11 होगी। कितनी होगी? ये 12 वाला कौन था? मुझे नाम बताओ पहले उसका। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सुनो मेरी बात, 1 जुलाई 2013 को सैलरी कितनी हो जाएगी? 12,000, हाँ या ना? अच्छा, 1 जुलाई 2014 को सैलरी कितनी हो जाएगी? 13,000। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है बेटा, 1 जुलाई 2015 को सैलरी कितनी होगी? 14,000 या 14,500? कितनी हो जाएगी? 14,500। बेटा आपको कंसेप्ट ऑफ पे स्केल क्लियर है? सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? पक्का ईमानदारी की बात? अगर क्लियर है तो बेटा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, सॉल्व करो। ये क्वेश्चन ही तो है। अच्छा, ये क्वेश्चन ही तो है। अब भी हाल करना है बेटा। सुनिए तो, मेरी बात तो सुनो आप, पहले क्वेश्चन को पूरा सुन लो। मिसेस मास की जॉब लग गई कहां पर बेटा? रेलवे में। कहां जॉब लगी है? कितने पे लगी है? 10,000, 1,000, 13,000, मतलब कुछ तो भी बोल रहा है ये। और आपको समझ आना चाहिए कुछ तो भी नहीं बोल रहा है, कुछ तो इसका मतलब है, हाँ या ना? अरे हाँ या ना? तो बेटा मुझे मिसेस मास की सैलरी बताइए आप 2016-17 की, और असेसमेंट ईयर 16-17 बोला, मतलब प्रीवियस ईयर कौन सा? तो मुझे सैलरी चाहिए मिसेस मास की प्रीवियस ईयर 15-16 की, आप मुझे निकाल के बताइए। 169,500 किस किसका आ चुका है? अच्छे से हाथ उठाइए थोड़ा, मतलब कम ही लोगों का आया है। अभी अपन ने कंसेप्ट ऑफ पे स्केल देखा था, हाँ या ना? वो समझ आ चुका है आप लोग को? बेटा अब सब लोग इधर ध्यान देना, अब सब लोग इधर ध्यान दो। कंसेप्ट ऑफ पे स्केल समझ आ गया है आप लोग को, हाँ या ना? इधर ध्यान दीजिए। मिसेस मास की सैलरी कितनी है? मिसेस मास की सैलरी 10,000 से कुछ शुरू हो रही है और कहां तक जा रही है? कुछ इंक्रीमेंट की कुछ डिटेल दी हुई है उसने अपनी लैंग्वेज में, और बेटा अब उसकी लैंग्वेज हमारी लैंग्वेज भी बन चुकी है, हाँ या ना? अब आपको भी समझ आता है ये सब? यस और नो? तो बेटा इसने ज्वाइन कब करा था? 1 जुलाई 2021 को, 1 जुलाई 2011 को। कब ज्वाइन करा था? 1 जुलाई 2011। इसकी सैलरी कितनी थी? 10,000 रुपए सैलरी थी, हाँ या ना? बेटा ये 10,000 रुपए सैलरी इसकी पता है कब तक रहेगी? 30 जून 2012 तक। आप देखिए एक साल कब कंप्लीट होगा? 30 जून को, हाँ या ना? सब लोग ध्यान देना। 1 जुलाई 2011 को मेरी सैलरी कितनी थी? 10,000। कितनी थी? और बेटा इसमें लिखा है 10,000 के बाद मेरा इंक्रीमेंट कितना होगा पर ईयर?
1,000 रुपए का इंक्रीमेंट होगा। तो बेटा 1,000 रुपए का इंक्रीमेंट कब होगा? 1 जुलाई 2012 को। सीधी सी बात है, 11 में प्लस 1 कर दोगे आप कौन से साल में पहुंच जाओगे? 12 में। यस और नो? तो बेटा 1 जुलाई 2012 को मुझे बताओ आपकी सैलरी 10,000 है या 11,000 हो चुकी है? 11 हो चुकी है। अच्छा, उसके अगले साल मतलब 1 जुलाई 2013 को आपकी सैलरी कितनी है? 12,000। हाँ या ना? अच्छा, 1,000 करके कब तक बढ़ेगी? 13,000 तक बढ़ेगी। तो बेटा 1 जुलाई 2014 को आपकी सैलरी कितनी है? 13,000। हाँ या ना? अच्छा, इसके बाद भी सैलरी बढ़ेगी या सैलरी बढ़ना बंद हो जाएगी? उसी पेस में बढ़ेगी या थोड़ी और तेज बढ़ेगी? अब और तेज बढ़ेगी। हाँ या ना? तो बेटा 1 जुलाई 2014 को आपकी सैलरी कितनी है? 13,000 रुपए, 13,000। अगले साल चेंज कब आएगा? 1 जुलाई 2015 को। हाँ या ना? अच्छा, सब लोग एग्री करते हैं इस बात पे? तो 1 जुलाई 2015 को सैलरी 14,000 होगी या 14,500 होगी? 14,500 रुपए, 14,500 रुपीज हो जाएगी। हाँ या ना? ध्यान रखना बेटा, अगर मैं पे स्केल के कंसेप्ट पे ही आगे बढ़ूं तो मुझे और भी आगे जाना पड़ेगा, लेकिन मैं आगे क्यों नहीं जा रहा हूं? क्योंकि मुझे सैलरी कौन से साल की कैलकुलेट करनी है? मुझे सैलरी असेसमेंट ईयर 16-17 मतलब प्रीवियस ईयर। एक मिनट यहां लिख देता हूं, प्रीवियस ईयर 15-16 की कैलकुलेट करनी है। हाँ या ना? इसीलिए बेटा मैं आगे नहीं गया, चाहता तो मैं आगे जा सकता था, लेकिन इस क्वेश्चन में उसका सेंस नहीं था। हाँ या ना? बेटा मुझे बताइए, अगर मैंने आपकी सैलरी पूछी होती 20-21 की, क्या आपको और आगे जाना पड़ता? समझ रहे मेरी बात? लेकिन अभी अपन कहां रुक जाएंगे? 15-16 में। कहां रुक जाएंगे? तो मुझे बताओ बेटा 15-16 मतलब पीरियड बताओ आप मुझे। 15-16 मतलब कौन सा पीरियड? एक सेकेंड बेटा, ये एक टाइमलाइन है, ये क्या है? तो मुझे बताओ प्रीवियस ईयर 15-16 मतलब कहां से शुरू होके कहां खत्म होगी? 1 अप्रैल 2015 से शुरू होगी और कहां खत्म होगी? 31 मार्च। 1 अप्रैल 2015 से लेके कहां तक जाएगी? अपना प्रीवियस ईयर कहां तक जाएगा? 15 से लेके 16 तक। यस और नो? मतलब क्या ये मैंने सही लिखा है? 1/4/2015 से लेके 31 मार्च 2016। सही है ना ये चीज? हाँ या ना? अच्छा, अब अपन चलते हैं बेटा कंसेप्ट ऑफ पे स्केल में जो अपन ने निकाला था। वहां पर मेरी सैलरी 1 जुलाई 2015 को चेंज हुई थी। कब चेंज हुई थी? उसको भी मैं यहां ले लेता हूं। कब चेंज हुई? 1 जुलाई 2015 को। हाँ या ना? यस और नो? तो बेटा मतलब मेरी सैलरी यहां कुछ और रही होगी और यहां कुछ और रही होगी। यस और नो? अच्छा, 1 जुलाई 2015 से मेरी सैलरी क्या हुई है? 14,500 रुपीज। यहां पर आप देखेंगे 1 जुलाई 2015 से मेरी सैलरी कितनी हो गई? 14,500। मतलब ये तो मुझे क्लियर हो गया कि यहां से मेरी सैलरी 14,500 पर मंथ है। हाँ या ना? और बेटा अगर यहां पर 14,500 पर मंथ है तो इससे पहले क्या रही होगी? 13,000 रही होगी। हाँ या ना? तो बेटा ये अब मेरे को ये भी क्लियर है कि मेरी सैलरी यहां पर कितनी रही होगी? 13,000 रुपीज पर मंथ। यस और नो? मुझे बताओ इतना सबको क्लियर है? इतना सबको क्लियर है? अब बेटा आपको कुछ नहीं, आपको देखना है मंथ। यहां से यहां तक देखिए कितने मंथ्स हैं? कितने मंथ्स हैं? और बेटा यहां से यहां तक कितने हैं? 9 मंथ्स। तो क्या यहां पर इंटू 3 कर दूं और यहां पर मल्टीप्लाई बाय 9 कर दूं? कितना आ जाएगा? यहां पर 39 आ जाएगा और यहां पर कितना आएगा? एक सेकेंड तेज बोलिए। 1,30,500 रुपए। और बेटा मैंने आपसे सैलरी 3 महीने की पूछी है, 9 महीने की पूछी है या पूरे प्रीवियस ईयर की पूछी है? पूरे प्रीवियस ईयर की। एग्री करते हैं इस बात से? तो बेटा मेरी सैलरी का आंसर क्या हो जाएगा? 169,500। क्या हो जाएगा? 1,69,500 रुपए। ध्यान रखना ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, काम का है। समझ आ गया है सबको? समझ आ गया है? सबको क्लियर है इतनी बार? सबको क्लियर है? बेटा ईमानदारी से बताओ सबको पे स्केल वाला कंसेप्ट क्लियर है? 1,69,500।
वैसे मेरे बताने से पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन बताने के बाद अब आ गया है तो आगे से हमेशा आना चाहिए। आ जाएगा? सबको क्लियर है बेटा? यहाँ पर आपको टाइमलाइन बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी? पहले तो आपको कंसेप्ट ऑफ पे स्केल यूज करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग सैलरी निकालनी पड़ेगी, हाँ या ना? और फिर बेटा आपको क्या करना पड़ेगा? टाइमलाइन बनानी पड़ेगी और आपको डिवाइड करना पड़ेगा जहां से चेंजेस वगैरह हो रहा है वहां से। यस और नो? सबको क्लियर है मेरी बात? सबको क्लियर है? एक लास्ट टॉपिक बेटा बचा है सैलरी में। मैंने आपको क्या बोला था? दो कंसेप्ट बचे हैं। तो बेटा दो कंसेप्ट तो हो गए, एक लास्ट कंसेप्ट बचा है। मेरी बात ध्यान से सुनना। बेसिक में हमने पढ़ा था बेटा, सरकार 3 टाइप से चूना लगा रही थी। पहला क्या? बेसिक में हमने देखा था सरकार हमें अलग अलग नाम से चूना लगाती थी, बेवकूफ बनाती थी। सबसे पहले उसने हमसे क्या बोला? बेसिक टैक्स पे करो, हाँ या ना? फिर उसने बोला अगर आप अमीर हो तो आप हमें क्या पे करो? सरचार्ज पे करो। यस और नो? फिर उसने हमसे क्या बोला बेटा? उसने बोला जो भी हमें पे करो खाली हाथ पे मत करो, लिफाफे में रख के पे करो। किसमें पे करो? और बेटा लिफाफे की कॉस्ट कितनी है? 4%। 4% बेसिक टैक्स का या 4% सरचार्ज का, या पूरे जितना भी पे करोगे उसका 4%? समझ रहे हैं मेरी बात? तो सरकार हमें बेसिक में हमने क्या पढ़ा था? 3 टाइप से चूना लगा रही थी। सबसे पहले बेसिक टैक्स, यस और नो? उसके बाद उसने क्या बोला? अगर आपकी इनकम एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज्यादा है तो आपको क्या पे करना पड़ेगा? सरचार्ज पे करना पड़ेगा, हाँ या ना? उसके बाद उसने क्या बोला? अगर आपकी इनकम छोड़ो, उसने बोला आप जो भी पे करोगे खाली हाथ मत करना। किसमें करना? लिफाफे के अंदर। और लिफाफे की कॉस्ट क्या है? 4%। HEC क्या है? 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। अच्छा ध्यान रखना बेटा, मैंने लिफाफा वर्ड यहाँ पर यूज क्यों करा? ध्यान रखना, सबसे आखिरी में करते हैं। क्या करते हैं? तो बेटा जब मैं आपको 100 रुपए पे कर रहा हूं, कितना पे कर रहा हूं? तो 100 रुपए लिफाफे में रख के पे करूंगा तो कितना हो जाएगा? 104। समझ रहे हैं मेरी बात? बेटा अगर मुझे कुछ पे ही नहीं करना तो लिफाफा खरीदने की जरूरत है क्या? मतलब लिफाफा कब काम आएगा? जब पे करना। और बेटा जितना ज्यादा पे करना उतना बड़ा लिफाफा। समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि बेटा करोड़ों रुपए रखने हैं तो लिफाफा भी बड़ा हो जाएगा, हाँ या ना? यस और नो? सबको क्लियर है इतनी बात? अच्छा 3 टाइप के गवर्नमेंट ने चूना लगाने के बाद हमको कुछ रिलीफ दिया था, कुछ फायदा पहुंचाया था। सबसे पहले सेक्शन 87A का रिबेट। सेक्शन 87A का रिबेट किसको दिया था? उस इंडिविजुअल को। एक सेकेंड, हर किसी को दिया था या अपने वालों को दिया था? अपने वालों से मतलब क्या? रेसिडेंट इंडिविजुअल। और बेटा अमीरों को दिया था, अंबानी को दिया था या गरीबों को दिया था? जिसकी इनकम कितनी? सेक्शन 87A रिबेट किसको मिलेगा? रेसिडेंट इंडिविजुअल, जिनकी इनकम कितने तक है? 5 लाख रुपए तक है। अच्छा रिबेट कितना मिलेगा? वोटर 12,500 इज ऑलवेज इनकरेक्ट। 12,500 हमेशा गलत होता है बेटा। 12,500 तो मैक्सिमम है। मेरी बात सुनिए बेटा, वॉट एवर इज इनकम टैक्स पेबल, जितना भी आपको इनकम टैक्स पे करना था उसको किससे कंपेयर करोगे? 12,500 से। और विच एवर इज लोअर आपको लेना है। समझ रहे हैं मेरी बात? बेटा 12,500 इज इनकरेक्ट आंसर, ध्यान रखना। क्योंकि अगर मेरा टैक्स पेबल 10,000 है, अगर मेरा टैक्स पेबल 10,000 है तो रिबेट कितना मिलेगा? 10,000, ना कि 12,500। समझ रहे हैं मेरी बात? तो बेटा जो भी इनकम टैक्स पेबल होगा उसको आप किससे कंपेयर करोगे? 12,500 से। और विच एवर इज हायर या लोअर? विच एवर इज लोअर ले लोगे, हाँ या ना? सबको क्लियर है इतनी बात? सबको क्लियर है? अच्छा इसके बाद बेटा सरचार्ज की वजह से, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी इनकम 50 लाख 1,000 है, कितनी है? तो 50 लाख से बहुत ज्यादा है या थोड़ी बहुत ही ज्यादा है? आपको पता है ना, कमाया तो मैंने 1,000 ही ज्यादा है, लेकिन उसकी वजह से क्या लग गया? सरचार्ज लग गया। तो पता है क्या होगा? टैक्स आपका ज्यादा तेजी से बढ़ जाएगा और इनकम कम तेजी से बढ़ेगी, हाँ या ना? बेटा इसके लिए भी गवर्नमेंट ने आपको बेनिफिट दिया था, मार्जिनल रिलीफ। अगर आपको याद हो बेटा, मार्जिनल रिलीफ में गवर्नमेंट बोलती थी मिस्टर मास आप 2 चीज पे करिए। एक तो आप टैक्स पे कर दिए उस अमाउंट पे जहां से चेंजेस हो रहे हैं, हाँ या ना? मतलब टैक्स पे कर दिए 50 लाख रुपए पे, यस और नो?
और बेटा गवर्नमेंट ने एक और चीज क्या बोली कि जितने पे आपने टैक्स पे करा उतने को तो छोड़िए, लेकिन उसके ऊपर जितना कमाया पूरा लौटा दीजिए। हाँ या ना? वापस से मेरी बात ध्यान से सुनना, वापस से मेरी बात ध्यान से सुनना। मार्जिनल रिलीफ में गवर्नमेंट ने क्या बोला था आपसे? अच्छा, मार्जिनल रिलीफ में दिक्कत क्या थी? आपकी इनकम तो 50 लाख से 1000 रुपए बढ़ी थी, लेकिन बेटा आपका टैक्स लाखों में बढ़ गया था। कितने में? तो कमाया तो 1000 है और टैक्स लाखों बढ़ जाए तो अपन सदमे में आ जाएंगे। हाँ या ना? यस और नो? तो बेटा उसको मतलब उसी का फायदा पहुंचाने के लिए आपको गवर्नमेंट ने क्या दिया था? मार्जिनल दिया था गवर्नमेंट ने मार्जिनल रिलीफ आप लोग को। यस और नो? तो बेटा मार्जिनल रिलीफ, अच्छा मार्जिनल रिलीफ के केस में गवर्नमेंट पता है क्या बोलती थी? मिस्टर मास, आपको 2 चीज पे करना पड़ेगी। सब लोग ध्यान से सुनना, मैं आपका पार्टिसिपेशन चाहता नहीं हूं यहाँ पर। मिस्टर मास, आप 2 चीज पे करना। पहली चीज क्या? जो भी जहां से सरचार्ज चेंज हो रहा है, अपने केस में सरचार्ज चेंज हो रहा है 50 लाख से, कितने पे चेंज हो रहा है? तो गवर्नमेंट बोलती थी मिस्टर मास, जहां से सरचार्ज चेंज हो रहा है आप उतने पे तो टैक्स दे दीजिए। हाँ या ना? और गवर्नमेंट बोलती थी मिस्टर मास, उससे ऊपर आपने जितना भी कमाया, आपने वो कमा के गलती करी थी। क्या करी थी? तो एक काम करिए, पूरा लौटा दीजिए। यस और नो? अरे हाँ या ना? ऐसे ही था। चलिए, तो मैंने आपको अभी क्या बताया बेटा? मैं बेसिक का आपका रिवीजन नहीं करवा रहा हूं। मैंने आपको क्या बताया? 3 टाइप से आपको चूना लगाया गया। पहला बेसिक टैक्स, दूसरा सरचार्ज, तीसरा एचईसी। उसके बाद बेटा 2 आपको रिलीफ दिए गए। पहला 87A का रिबेट, दूसरा मार्जिनल रिलीफ 89 के अंदर है। किसके अंदर है? एक सेकेंड, वो वाली मार्जिनल रिलीफ 89 के अंदर नहीं है, सॉरी। पहला क्या था? 87A का रिबेट, दूसरा क्या है? मार्जिनल रिलीफ। यस और नो? अरे हाँ या ना? बेटा आज गवर्नमेंट, क्योंकि उसने हमें 3 बार चूना लगाया था, आज वो हमको तीसरा फायदा देगी। क्या देगी? आज वो हमको वापस से एक रिलीफ देगी। वापस से क्या देगी? उसको हम बोलते हैं रिलीफ अंडर सेक्शन 89। क्या बोलते हैं? अभी मैंने बातों ही बातों में जो मार्जिनल रिलीफ को 89 बोल दिया था, वो गलत बोल दिया था। आप समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि बेटा जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं उस रिलीफ को 89 के अंदर दिया है। समझ रहे हैं मेरी बात? कौन सा रिलीफ देगी? कुछ तो रिलीफ देगी। समझे क्या दिक्कत कहां है? समझे दिक्कत कहां है? बेटा आपने एक वर्ड सुना होगा, अरियर ऑफ सैलरी। सुना है? सुना है क्या? क्या होता है अरियर ऑफ सैलरी? डिस्प्यूटेड सेल। अच्छा, अरियर नाम सुनते से ही आपका दिमाग दौड़ने लगता है आजकल। अरियर मतलब क्या? डिस्प्यूटेड सैलरी। हाँ या ना? सब लोग पार्टिसिपेट करना अब, मतलब सब लोग फोकस रखना अब, क्योंकि बेटा जो मैं आपको बता रहा हूं बताऊंगा एक ही बार। ठीक है? पूरे लॉजिक से बताऊंगा एक ही बार। फोकस रखना। थोड़ा सा अच्छा लेवल है, बहुत ज्यादा लेवल नहीं है, लेकिन समझने वाली चीजें, इसलिए फोकस रखना आप लोग। ठीक है? और बेटा जब मैं बोलता हूं फोकस रखना, मतलब मैं सही में फोकस चाहता हूं। क्लियर है सबको मेरी बात? सेक्शन 89 का रिलीफ क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले मैं आपको बताता हूं बेटा प्रॉब्लम क्या है। पिछले साल मेरी सैलरी थी 48 लाख रुपए। कितनी थी? 48 लाख रुपीज। कितनी थी? और बेटा ये तो वो सैलरी थी जो आप और मैं दोनों एग्री कर रहे थे। बाकी मेरा एम्प्लॉयर बोल रहा था मैं बोल रहा था मेरी सैलरी कितनी है? 49 लाख। समझ रहे हैं आप लोग? तो बेटा 48 लाख रुपए की मेरी सैलरी थी, ऐसा आप भी बोल रहे हो, ऐसा मैं भी बोल रहा हूं। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं? मेरी सैलरी कितनी थी? 49 लाख। तो मुझे बताओ डिस्प्यूट कितना है? 1 लाख का है। तो अरियर ऑफ सैलरी कितनी रही होगी? 1 लाख रही होगी। हाँ या ना? ऐसे ही है ना? सब लोग ध्यान से सुनना। मेरी सैलरी कितनी थी आपके अकॉर्डिंग? 48 लाख। मेरे अकॉर्डिंग कितनी थी? 49 लाख। तो डिस्प्यूट कितने का था? 1 लाख रुपए का। तो अरियर ऑफ सैलरी कितनी? 1 लाख रुपए की। बेटा करंट ईयर में मेरी सैलरी है 1 करोड़ 1.5 करोड़। कितनी है? करंट ईयर में मेरी सैलरी कितनी है? 1.5 करोड़। अच्छा मुझे बताओ पिछले साल मुझ पे सरचार्ज लगता था या नहीं लगता था? पिछले साल मुझ पे सरचार्ज नहीं लगता था। एग्री करेंगे? हाँ या ना? अच्छा अगर अरियर मिल भी जाता तो भी सरचार्ज नहीं लगता, क्योंकि अरियर मिलके भी मेरी सैलरी कितनी थी? 49 लाख रुपीज। यस और नो? लेकिन बेटा करंट ईयर में मेरी सैलरी कितनी है? 1.5 करोड़। तो अब तो मेरे ऊपर 15% सरचार्ज लग रहा है। अब मुझे बताओ बेटा पिछले साल का अरियर करंट ईयर में मुझे रिसीव हो गया,
तो मेरी सैलरी 1.5 करोड़ रही या 1.5 करोड़ 1,51,00,000 हो गई। तो आपको नहीं लगता कि 1,00,000 रुपए पे अब मुझे ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा, क्योंकि अब तो मैं सरचार्ज में भी आ रहा हूं। मतलब मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है, और वो नाइंसाफी उसमें मेरी गलती नहीं थी, हाँ या ना। अगर उस 1,00,000 रुपए में बेटा पिछले साल ही टैक्स लग गया होता तो क्या कोई भी सरचार्ज मेरे ऊपर लगता? लेकिन अब तो क्या होगा, उस 1,00,000 रुपए में देखो बाकी की मेरी इनकम पे तो सरचार्ज बनता भी है, लेकिन उस 1,00,000 रुपए पे नहीं बनता। ये सो नो? अरे हाँ या ना? समझ रहे हैं मेरी बात? तो बेटा अब आपको ये समझ आना चाहिए कि उस 1,00,000 रुपए पे मेरे को 15% सरचार्ज लग रहा है, जो मेरे ऊपर बोझ है। मेरे ऊपर क्या है? आप समझ रहे हैं ना, गलती मेरी नहीं थी, फिर भी बोझ किसके ऊपर आ गया? मेरे ऊपर। ध्यान रखना बेटा, मैंने आपको एग्जाम्पल सरचार्ज का दिया, एग्जाम्पल टैक्स रेट का भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, इस बार लिख के करेंगे। सब लोग ध्यान दे रहे हैं? फोकस है सबका? समझ आ रहा है सबको? बेटा मैंने आपको एग्जाम्पल सरचार्ज का दिया है अभी, अब मैं आपको टैक्स रेट का एग्जाम्पल दूंगा। मेरी सैलरी थी 8,00,000 रुपए। कितनी थी? आपके अकॉर्डिंग 8,00,000 थी। 8,00,000 किसके अकॉर्डिंग थी? एम्प्लॉयर के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? और बेटा मेरे अकॉर्डिंग, एम्प्लॉय के अकॉर्डिंग कितनी थी? 9,00,000। कितनी थी? तो मुझे बताओ अरियर कितना है? कितना है? अरियर ऑफ सैलरी कितना है? 1,00,000। ये सो नो? हाँ या ना? ये बेटा बात हो रही थी प्रीवियस ईयर 19-20 की। कब की बात हो रही है? प्रीवियस ईयर 19-20 की। सबको क्लियर है? अब बेटा ये जो मेरा डिस्प्यूट था ना, ये जो अरियर, मुझे बताओ अरियर वाला पैसा मुझे मिला होगा उस साल या नहीं मिला होगा? बेटा अरियर ऑफ सैलरी इस साल मिल गई मुझे। अरियर ऑफ सैलरी किस साल मिल गई? इस साल। तो आप मुझे बताओ 15,00,000 पे टैक्स पे करूंगा या 16,00,000 पे करना पड़ेगा? 16,00,000 रुपए पे टैक्स पे करना पड़ेगा, हाँ या ना? लेकिन आपको नहीं लगता उस 1,00,000 रुपए पे उस टाइम टैक्स लगता तो 20% लगने वाला था, और आज 30% लग रहा है। लगता है या नहीं लगता? तो मुझे बताओ बेटा, सरचार्ज का भी मैंने एक सिर्फ एग्जांपल लिया था आपके सामने, हाँ या ना? और बेटा मैंने टैक्स रेट का भी एग्जांपल ले लिया। बस आपको ये समझ आना चाहिए अरियर की वजह से आपको ज्यादा टैक्स पे करना पड़ रहा है जितना आपको करना नहीं चाहिए था। समझ रहे हैं? अल्टीमेटली आपके ऊपर क्या हो रहा है? बोझ हो रहा है, चाहे सरचार्ज की वजह से हो रहा है, चाहे टैक्स रेट की वजह से हो रहा है। बेटा एक और केस पॉसिबल है, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है सरचार्ज और टैक्स रेट दोनों की वजह से हो जाए। ये भी हो सकता है क्या? हो सकता है करंट ईयर में मेरी सैलरी 8,00,000 रही हो और बेटा 21-22 में मेरी सैलरी 1 करोड़ हो गई हो, तो बेटा वहां पर तो टैक्स रेट भी कम थी। वहां पर टैक्स रेट कितनी थी? 20%, और अब टैक्स रेट कितनी हो गई? 30%। और बेटा वहां पर सरचार्ज भी नहीं था, और अब क्या मेरे ऊपर सरचार्ज भी लगेगा? तो आपको सिर्फ इतना समझना है, इतना समझना है कि ये जो आपको रिलीफ मिल रहा है वो इसलिए मिल रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं आपके ऊपर क्या आ रहा है बेटा? बोझ आ रहा है। क्या आ रहा है? और बेटा उस बोझ में गलती आपकी नहीं है। आप तो पहले भी बोल रहे थे कि मेरी सैलरी कितनी है। आप तो पहले भी क्या बोल रहे थे कि आपकी सैलरी कितनी है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो गलती आपकी है या नहीं है? तो क्या किसी और की गलती आपके सर पे फोड़ दी जाए? समझ रहे हैं मेरी बात? तो बेटा इसी चीज को काउंटर करने के लिए गवर्नमेंट ने आपको क्या दिया? एक बेनिफिट दिया जिसका नाम है रिलीफ अंडर सेक्शन 89। क्या दिया? रिलीफ अंडर सेक्शन 89। आप समझ रहे हैं ये रिलीफ क्यों मिल रहा है? क्यों मिल रहा है मुझे बताइए। किसी और की गलती, किसी और की गलती का भुगतान कौन कर रहा था? आप कर रहे थे। यस और नो? तो बेटा किसी और की गलती की वजह से जब आपके ऊपर जिम्मेदारी आ रही है, आपकी लायबिलिटी बढ़ रही है, तो वैसे गवर्नमेंट बहुत चालूपन दिखाती है, लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट को भी तरस आ गया। गवर्नमेंट ने क्या बोला? आपको हम क्या देंगे? रिबेट नहीं, रिलीफ। क्या देंगे? आपको हम रिलीफ देंगे। किस सेक्शन के अंदर? सेक्शन 89 के अंदर। क्लियर है सबको? लॉजिक क्लियर है बेटा? अभी मैंने सिर्फ आपको लॉजिक बताया, अभी मैं आपको कैलकुलेशन बताऊंगा, वो काम की चीज है। लॉजिक मैंने आपको इसलिए बताया ताकि कैलकुलेशन में आपको समझ आए कि रिलीफ मिल क्यों रहा है। समझ आ गया आपको क्यों रिलीफ मिल रहा है? क्योंकि बेटा मेरी सैलरी, मेरी अरियर वाली सैलरी अगर उसी टाइम पे मिल जाती तो मुझे कम टैक्स लगता, हाँ या ना? और क्योंकि वो आज मिल रही है जब मेरे ऊपर टैक्स रेट ज्यादा है या फिर सरचार्ज ज्यादा है, तो क्या आज मेरे ऊपर ज्यादा टैक्स लग रहा है?
यस और नो? तो बेटा अगर आपको लॉजिक क्लियर है तो अपन चलते हैं कंसेप्ट पे, चले अपन। अच्छा कोई भी जितना मैं बताऊंगा सिर्फ उतना देखना बेटा, जितना मैं बताऊंगा सिर्फ उतना देखना, क्योंकि अगर आप मेरे साथ साथ चलोगे यहाँ पर तो आपका 5 मिनट में क्लियर कर दूंगा, और अगर आप इधर उधर भग गए तो फिर आप आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे हो, ध्यान रखना। सब लोग मेरे साथ चलना। अरियर ऑफ सैलरी किसके बारे में बात करने वाले हैं? रिलीफ किसकी वजह से मिल रहा है? एक सेकेंड, रिलीफ अरियर ऑफ सैलरी की वजह से मिल रहा है, हाँ या ना? सेक्शन कौन सा है इसका? क्या है? यहां पर रिबेट लिखा है, आप लोग इसको रिलीफ पढ़ना। क्या पढ़ना बेटा? क्योंकि एक्चुअल में ये रिलीफ है, रिलीफ अंडर सेक्शन 89। रिबेट मतलब होता है डिस्काउंट। रिबेट का मतलब क्या होता है? यहाँ पर अगेन मिस्टेक है, यहाँ पर मेरी तरफ से, मतलब मेरी तरफ से नहीं है, टाइपिस्ट की तरफ से है। रिलीफ अंडर सेक्शन 89 है, क्या है? जिस तरीके से मार्जिनल रिलीफ देखी थी आपने, ये भी उसी जैसी कुछ है, हाँ या ना? तो मेरी बात अब ध्यान से सुनना बेटा। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको एग्जाम्पल पे चले अपन, पहले एग्जाम्पल से ही समझ आएगी। आप एग्जाम्पल को देखिए एक बार, आगे मत बढ़ना, जितना मैं दिखाऊंगा सिर्फ उतना देखना। टोटल इनकम ऑफ मास कितनी थी? किस साल? 19-20 में मिस्टर मास की इनकम कितनी थी? 15 लाख रुपए। एंड ऑल्सो रिसीव्ड एन अरियर ऑफ 3 लाख। 15 लाख रुपए इनकम तो 19-20 की है, 3 लाख रुपए बेटा अरियर भी मिला है, मतलब 15 लाख हो गई है, टोटल 18 हो गई, टोटल 18 हो गई, हाँ या ना? अच्छा आगे देखिए, आगे क्या लिखा है? जो ये 3 लाख रुपए का अरियर मिला है, ये किस साल का था? तो बेटा 18-19 का टैक्स आप 19-20 में पे कर रहे हो, तो क्या आपको नुकसान हो सकता है उसकी वजह से? अच्छा पता है नुकसान एक और वजह से हो सकता है, वापस लॉजिक पे चलिए बेटा। हो सकता है उस साल टैक्स रेट 5% रही हो, करंट ईयर में टैक्स रेट ही चेंज हो गई हो। आपको पता है टैक्स रेट भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज हो जाती है, पता है आपको? तो बेटा नुकसान किसी भी वजह से हो, आपका क्या हो रहा है? नुकसान। तो गवर्नमेंट आपको क्या देगी? रिलीफ। समझ रहे हैं मेरी बात? तो यहां पर क्या बोला, मुझे मेरी सैलरी मिली, 19-20 की सैलरी कितनी है? 15 लाख रुपए। 15 लाख रुपए तो 19-20 की सैलरी मिली, साथ में 3 लाख रुपए क्या मिला? 18-19 का अरियर मिला है, यस और नो? तो मेरी टोटल इनकम करंट ईयर में कितनी हो गई? 18 लाख। मैं 15 लाख पे टैक्स पे करूंगा या 18 पे करना पड़ेगा? 18 पे करना पड़ेगा, क्योंकि आपने देखा था सैलरी के बेसिक में, मैंने आपको क्या बताया था? अरियर ऑफ सैलरी इज टैक्सेबल ऑन रिसीट बेसिस। कब टैक्सेबल होती है? तो बेटा रिसीव अगर 19-20 में हुई है तो टैक्सेबल कब होगी? 19-20 में टैक्सेबल होगी, यस और नो? अच्छा उसकी टोटल इनकम 18-19 में कितनी थी? कितनी थी बेटा? 18-19 में उसकी इनकम 6 लाख थी। मतलब आपको क्या समझ आ रहा है बेटा? 18-19 में उसके ऊपर मैक्सिमम टैक्स कितना लग रहा था? 20%। कितना लग रहा था? और करंट ईयर में कितना लग रहा है? 30%। यहाँ कितना लग रहा था? तो बेटा गलती मेरी नहीं है, लेकिन मुझे क्या अरियर वाले अमाउंट पे अब ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा? सब लोग मेरी बात ध्यान से सुने, यहाँ पर गलती मेरी है या गलती मेरी नहीं है? लेकिन फिर भी भले ही गलती मेरी नहीं है, लेकिन क्या मुझे अरियर वाले अमाउंट पे ज्यादा रेट से टैक्स पे करना पड़ेगा? तो क्या यहाँ पर रिलीफ मिलना बनता है? क्या रिलीफ मिलना बनता है? अगर बेटा आप इस चीज से एग्री करते हैं रिलीफ मिलना बनता है, तो मैं भी एग्री करता हूं कि हाँ रिलीफ तो मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए? क्योंकि अगर इस 3 लाख पे बेटा मैंने टैक्स कब पे करा होता? 18-19 में पे करा होता, तो बेटा 6 लाख में 3 लाख और ऐड हो जाता, कितना हो जाता? 9। और बेटा 9 लाख पे कितना टैक्स लगना चाहिए था? मतलब पहले 2.5 लाख तक कुछ भी नहीं लगता, 2.5 से 5% लगता, और फिर बेटा 5 लाख से 9 लाख तक कितना लगता? लेकिन आज आपको समझ आना चाहिए, आज 15 लाख से ऊपर जा रही है इनकम, हाँ या ना? तो आज टैक्स 20% लगेगा या 30% लग जाएगा? 30% लगेगा। नुकसान हो रहा है अपना, रिलीफ मिलना चाहिए। चलिए लॉजिक समझने के बाद कंसेप्ट इजीली समझ आता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, सबसे पहले आपको टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा 18 लाख रुपए पे। कितने पे करना पड़ेगा?
सबसे पहले आप टैक्स कितने पे कैलकुलेट करेंगे? 18 लाख रुपए पे। मतलब क्या कह सकते हैं? इंक्लूसिव ऑफ अरियर्स। देखिए मेरी इनकम कितनी थी? 15 लाख। इनकम कितनी थी? और अरियर को भी मिला दूं तो कितना हो जाएगा? तो सबसे पहले टैक्स अपन को किस अमाउंट पे निकालना है? इंक्लूडिंग अरियर। किस पे निकालना है? इंक्लूडिंग अरियर। ये सर नो। अच्छा सेकंड चीज बेटा, आपको टैक्स निकालना है एक्सक्लूडिंग। कैसे निकालना है? मतलब इस बार बताओ 18 लाख पे निकालोगे या 15 लाख पे निकालोगे? किस पे निकालोगे? 15 लाख रुपए पे। हाँ या ना? ध्यान रखना बेटा, ये टैक्स आप कौन से साल का निकाल रहे हो? 19-20। कौन से साल का निकाल रहे हो? मतलब जिस ईयर में अरियर मिला है। हाँ या ना? तो पहले आप 15 लाख पे निकालोगे या 18 पे निकालोगे? फर्स्ट स्टेप में आप इंक्लूडिंग अरियर पे निकालोगे। हाँ या ना? अच्छा सेकंड स्टेप में आप इंक्लूडिंग अरियर पे निकालोगे या एक्सक्लूडिंग अरियर पे निकालोगे? एक्सक्लूडिंग अरियर पे। यस और नो? अच्छा ध्यान देना, अब बेटा आपको टैक्स 19-20 का तो कैलकुलेट करना ही है। आपको टैक्स 19-20 का तो कैलकुलेट करना ही है। आपको एक और टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा 18-19 का। किसका करना पड़ेगा? सुनिए मेरी बात ध्यान से, किस पे करना पड़ेगा आपको? 18-19 पे। बेटा 18-19 पे आप जब टैक्स कैलकुलेट करोगे तो सबसे पहले आप अरियर को इंक्लूड करके टैक्स कैलकुलेट करोगे। किसको? तो मुझे बताओ उस साल की इनकम कितनी थी? उस साल की इनकम थी 6 लाख रुपए। हाँ या ना? और बेटा अरियर उस साल अगर मिल गया होता तो कितनी होती? तो आप सबसे पहले कैसे टैक्स कैलकुलेट करोगे? 9 लाख रुपए पे। किस पे करोगे? अच्छा उसके बाद आप बेटा किस पे करोगे? एक्सक्लूडिंग अरियर। किस पे करोगे? एक्सक्लूडिंग अरियर मतलब 9 लाख या 6 लाख? कितने लाख? वापस से ध्यान दें, हम क्या पढ़ रहे हैं? रिलीफ अंडर सेक्शन 89। क्या पढ़ रहे हैं? रिलीफ अंडर सेक्शन 89। क्यों पढ़ रहे हैं? वजह बताइए मुझे, क्यों पढ़ रहे हैं? किसी और की गलती, किसी और की नहीं बेटा, हमारे एम्प्लॉयर की गलती का बोझ किसके ऊपर आ रहा था? हमारे ऊपर। तो गवर्नमेंट ने हमको क्या दिया? एक फायदा। उस फायदे का नाम क्या है? रिलीफ अंडर सेक्शन 89। हाँ या ना? तो बेटा यहां पर नुकसान कैसे हो सकता है? क्योंकि हो सकता है उस साल टैक्स रेट कम हो, करंट ईयर में टैक्स रेट ज्यादा हो सकता है उस साल मेरे ऊपर सरचार्ज कम लग रहा हो, करंट ईयर में ज्यादा लग रहा हो। यस और नो? हो सकता है उस साल में अलग स्लैब पे फॉल कर रहा हूं, इस साल में अलग स्लैब में फॉल कर रहा हूं। हाँ या ना? तो कहीं ना कहीं मेरा नुकसान हो रहा है। उस नुकसान को फायदा पहुंचाने के लिए गवर्नमेंट ने मुझे क्या दिया? रिलीफ अंडर सेक्शन 89। ध्यान रखना बेटा, ये रिलीफ जो है ना, ये क्लियर नहीं होता है बच्चों को। और आप मेरे साथ ध्यान रखना, मेरे साथ आप एक बार कर लीजिए, अच्छे से कंसेप्ट समझ लीजिए, क्लियर हो जाएगा आप लोग को। एक ही एग्जाम्पल में क्लियर हो जाएगा, बस अपना फोकस बराबर रखिएगा। लॉजिक आपको क्लियर है? रिलीफ क्यों मिलना चाहिए? एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि रिलीफ मिलना चाहिए, तो बेटा मैं अब आपको बता रहा हूं, आपको सैलरी का कैलकुलेशन, आपको इनकम टैक्स का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। एक नहीं 4 बार। कितनी बार? मतलब 1 साल का करोगे, 2 साल का करोगे? पहले कौन से वाले साल का करोगे? पहले करंट ईयर वाले साल का करोगे। हाँ या ना? और बाद में कौन से वाले साल का करोगे? जिस साल का अरियर मिला होगा। यस और नो? ध्यान रखना बेटा, करंट ईयर में भी टैक्स एक बार कैलकुलेट करोगे या 2 बार करोगे? एक बार अरियर को मिला के और एक बार अरियर को हटा के। और बेटा 18-19 में भी टैक्स आप 2 बार कैलकुलेट करोगे या 1 बार? 2 बार करोगे। एक बार अरियर को मिला के और दूसरी बार अरियर को हटा के। हाँ या ना? इतना क्लियर है सबको? सबको क्लियर है? ध्यान रखना बेटा, ये क्या है? आपकी स्टेप 1। स्टेप 1 मतलब 19-20 का टैक्स आप कैलकुलेट कर रहे हो इंक्लूडिंग 19-20 का आप टैक्स कैलकुलेट कर रहे हो इंक्लूडिंग अरियर। ये आपकी क्या है? स्टेप 1। यस और नो? अच्छा स्टेप 2 क्या है? 19-20 का ही आप टैक्स कैलकुलेट कर रहे हो बट एक्सक्लूडिंग अरियर्स। हाँ या ना? अच्छा स्टेप नंबर 3 है ही नहीं। स्टेप नंबर 3 बेटा, स्टेप नंबर 3 जो टैक्स आपने अभी कैलकुलेट करा ना, अभी आपने टैक्स कितना कैलकुलेट करा होगा? अच्छा सब लोग ध्यान देना बेटा, सुनो मेरी बात, 1 मिनट।
आप लोगों को टैक्स कैलकुलेट करना आता है, आता है? तो बेटा मेरा फोकस टैक्स के कैलकुलेशन पे नहीं है, समझ रहे मेरी बात? आपने टैक्स का कैलकुलेशन करा, इस वाले केस में आपका टैक्स कितना आया? 3,66,600 रुपए। और बेटा इस वाली स्टेप में कितना आया? 2,73,000 रुपए, 2,73,000। यस और नो? कितना आप इंक्रीमेंटल टैक्स पे कर रहे हो मुझे बताओ? कितना इंक्रीमेंटल टैक्स पे कर रहे हो आप? 93,600। ये आपकी क्या है? स्टेप नंबर 3। ये क्या है? समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात? तो आगे से ये मत सोचना कि स्टेप नंबर 3 गायब है। बेटा स्टेप 1 में जो टैक्स आया उसमें से आप स्टेप 2 का टैक्स माइनस कर दोगे तो क्या निकलेगा? स्टेप नंबर 3। और बेटा स्टेप नंबर 3 को अगर मैं आपको लॉजिकली बताना चाहूं तो यही तो इंक्रीज्ड टैक्स है। ये क्या है? जो आपको अरियर ऑफ सैलरी की वजह से ज्यादा पे करना पड़ रहा है, हाँ या ना? और बेटा सेम आप क्या करोगे 18-19 का? 18-19 में भी पहले आप टैक्स कैलकुलेट किस पे करोगे? 9 लाख पे कैलकुलेट करोगे, यस और नो? और फिर किस पे करोगे? 6 लाख। बेटा ध्यान रखना 9 लाख पे आपका टैक्स आया 96,200। कितना आया? और आपका टैक्स यहां पर आया 33,800 रुपए। कितना आया? 33,800 रुपए। बेटा इन दोनों का डिफरेंस आप निकालोगे, किन दोनों का? कितना आ रहा है? 62,400। कितना आ रहा है? 62,400 रुपीज। बेटा ये 62,400 रुपए वो टैक्स है जो आपको उस टाइम ज्यादा पे करना चाहिए था, हाँ या ना? बेटा ध्यान रखो उस टाइम अगर अरियर मिल गया होता तो 6 लाख पे टैक्स पे करते या 9 लाख पे करते? मतलब क्या आपने 62,400 रुपए 62,400 रुपीज कम पे करा उस साल? यस और नो? और क्या अब आपको अरियर की वजह से ज्यादा पे करना पड़ रहा है 93,600 रुपए, हाँ या ना? यस और नो? तो बेटा गवर्नमेंट बोलती है आपसे आप एक काम करिए ना, उस टाइम पे भी अगर आपने टैक्स पे करा होता तो क्या इतना ही टैक्स होना था? क्या इतना ही होना था? तो गवर्नमेंट बोलती है आज भी इतना ही है। गवर्नमेंट क्या बोलती है? आज भी इतना ही है। क्या बोलती है गवर्नमेंट? ध्यान रखना बेटा ऐसे डायरेक्टली नहीं बोलती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट बोलती है आप इसमें से इसको माइनस कर दो। किसमें से किसको? एक सेकंड बेटा स्टेप के अकॉर्डिंग बात करेंगे। आपको याद होगा स्टेप नंबर 3 क्या था? डिफरेंस ऑफ टैक्स। क्या था? करंट ईयर का, हाँ या ना? और बेटा स्टेप नंबर 6, ये स्टेप नंबर 6 है। ये क्या है? स्टेप नंबर, ये क्या है? ये भी डिफरेंस ऑफ टैक्स है लेकिन किस साल का? 18-19 का, जिस साल का अरियर मिला है, हाँ या ना? तो बेटा कायदे से आपको इतना टैक्स तो पे करना ही करना चाहिए था, लेकिन आप आज कितना पे कर रहे हो? इतना। तो गवर्नमेंट बोलती है बेटा इन दोनों का जो भी डिफरेंस है वही तो आपका रिलीफ है। वो क्या है? तो इन दोनों का डिफरेंस आप निकालोगे तो 31,200 आएगा। कितना आएगा? 31,200 रुपीज। 31,200 रुपए आपका क्या आ जाएगा? रिलीफ। क्या आ जाएगा? तो मुझे बताओ 31,200 का रिलीफ मिल गया, मतलब अल्टीमेटली आपने पे कितना करा? अल्टीमेटली क्या आप इतना ही पे कर रहे हो, हाँ या ना? क्योंकि बेटा उससे ऊपर वाला जो पोर्शन था उसका तो क्या मिल गया? रिलीफ मिल गया। सबको क्लियर है मेरी बात? सबको मेरी बात क्लियर है? वापस से ध्यान से सुनना, आपको लॉजिक क्लियर है? व्हाई रिलीफ इज रिक्वायर्ड हियर? यहां पर रिलीफ की जरूरत क्या थी? ये क्लियर है आप लोग को? पक्का? पक्का? सबको क्लियर है बेटा? मेरे को कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा। सबको क्लियर है? सेकंड चीज क्लियर है तो अब अपन को क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेशन। क्या करना पड़ेगा? देखो आपको वैसे तो कैलकुलेशन याद रखना है। क्या रखना है? लेकिन मैंने आपको पूरे लॉजिक्स भी बताए और मैं लॉजिक वापस से रिपीट करूंगा। पूरे लॉजिक बताए लेकिन पहले जो आपको याद रखना है वो बताओ। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 क्या करोगे आप? करंट ईयर का टैक्स निकालोगे इंक्लूडिंग अरियर। स्टेप नंबर 1 में आप क्या करोगे? करंट ईयर का टैक्स निकालोगे इंक्लूडिंग। स्टेप नंबर 1 में, एक सेकंड बेटा, पहले इंक्लूडिंग अरियर बाद में एक्सक्लूडिंग अरियर। सुनो सुनो सब लोग ध्यान देना। स्टेप नंबर 1 कैलकुलेट टैक्स ड्यू इन करंट ईयर। कौन सी ईयर की बात हो रही है? इंक्लूडिंग अरियर, हाँ या ना? तो स्टेप नंबर 1 टैक्स निकालना, कितने पे टैक्स निकालना? आप अपने एग्जांपल से कोरिलेट करते चलो इसको।
स्टेप नंबर 1 टैक्स निकालना 18 लाख रुपए पे, हाँ या ना? अच्छा स्टेप नंबर 2 कितने पे टैक्स निकालना? एक सेकेंड, कैलकुलेट टैक्स ड्यू इन करंट ईयर एक्सक्लूडिंग अरियर। और बेटा जब मैं बोला हूं एक्सक्लूडिंग अरियर मतलब 18 लाख या फिर 15 लाख? 15 लाख। अच्छा इस पे कुछ टैक्स आया होगा, हाँ या ना? और बेटा इस पे भी कुछ टैक्स आया होगा, यस और नो? इन दोनों का डिफरेंस क्या है? स्टेप नंबर 3। क्लियर है सबको? इतना सबको क्लियर है, हाँ या ना? स्टेप नंबर 4 वापस से बेटा क्या निकालना है? टैक्स। क्या निकालना है? किस पे निकालना है? इंक्लूडिंग अरियर। अच्छा किस साल का निकालना है? जिस साल का अरियर मिला हो, इंक्लूडिंग अरियर। ध्यान रखना बेटा पहले इंक्लूडिंग अरियर निकालते हैं, पहले क्या निकालते हैं? जब मैं बोल रहा हूं इंक्लूडिंग अरियर मतलब 6 लाख या 9 लाख? अपने एग्जाम्पल से कोरिलेट करते चलना, ध्यान रखना एग्जाम्पल बहुत काम का है, बहुत मेहनत से बनाया। 6 लाख या 9 लाख? 9 लाख। अच्छा स्टेप नंबर 5 में जब आप टैक्स निकालेंगे तो टैक्स निकालेंगे करंट ईयर का या फिर अरियर वाले ईयर का? अरियर वाले ईयर का। अच्छा इंक्लूडिंग अरियर निकालेंगे या एक्सक्लूडिंग अरियर निकालेंगे? और बेटा जब मैं बोल रहा हूं एक्सक्लूडिंग अरियर, जब मैं क्या कहना चाहता हूं? अपने एग्जांपल में मैं क्या कहना चाहता हूं? 6 लाख, हाँ या ना? इस पे कुछ टैक्स आएगा और इस पे भी कुछ टैक्स आएगा, यस और नो? बेटा इन दोनों का डिफरेंस आप ले लोगे स्टेप नंबर 6। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? और बेटा रिलीफ बताऊं क्या होगी? बताऊं रिलीफ क्या होगा? एक सेकेंड। स्टेप नंबर 3 और स्टेप नंबर 6, स्टेप नंबर 3 और स्टेप नंबर 6 का डिफरेंस यही क्या हो जाएगा? कौन से सेक्शन की रिलीफ? रिलीफ अंडर सेक्शन 89। आप बताओ कहीं से भी टेक्निकल था क्या? इसको टेक्निकल माना जाता है। ये कहीं से भी टेक्निकल था क्या? सभी टेक्निकल लगता है? पढ़ा था? क्लियर था? वेरी गुड। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? इतना ध्यान रखना एक बार लॉजिक्स वापस से बेटा, याद तो अल्टीमेटली यही रखना है कि पहले इंक्लूडिंग अरियर बाद में एक्सक्लूडिंग अरियर, तीसरी स्टेप में डिफरेंस, चौथी स्टेप में इंक्लूडिंग अरियर, पांचवी में एक्सक्लूडिंग अरियर अरियर वाले ईयर का, 6 में डिफरेंस और बेटा 7 में अगेंस्ट डिफरेंस थर्ड और 6 का, हाँ या ना? तो बेटा याद तो इतना ही रखना है, लेकिन फिर भी लॉजिक्स, सिर्फ लॉजिक इसलिए बता रहा हूं, चलो वो छोड़ो, ये क्यों बताना कि लॉजिक क्यों बता रहा हूं, ये तो मेरा अधिकार है और आपका भी। इस क्वेश्चन में दिक्कत क्या हो रही थी मुझे बताओ, वापस से इसी क्वेश्चन पे आओ। अरे मतलब रिलीफ की जरूरत क्यों थी? क्योंकि मेरी सैलरी कितनी थी करंट ईयर में? 15 लाख, लेकिन एम्प्लॉयर ने क्या दे दिया? 3 लाख का अरियर दे दिया। और बेटा 3 लाख का अरियर अगर उसने सही टाइम पे दिया होता तो मेरे ऊपर टैक्स कम लगता। उसके गलत टाइमिंग पे उसकी टाइमिंग की वजह से मेरी टाइमिंग गलत बैठ गई, हाँ या ना? समझ रहे हैं मेरी बात? तो बेटा अपन को किस चीज की जरूरत थी? अरियर की जरूरत, रिलीफ की जरूरत थी। किसकी जरूरत थी? रिलीफ की जरूरत थी। यस और नो? सुनो मेरी बात, स्टेप नंबर 1 में आपने किस पे टैक्स निकाला था? इंक्लूडिंग अरियर। स्टेप नंबर 2 में किस पे निकाला था? एक्सक्लूडिंग अरियर, हाँ या ना? बेटा स्टेप नंबर 3 में जो आपने निकाला था ना, सुनो मेरी बात, जो डिफरेंस आपने निकाला था इस डिफरेंस को बोलते हैं इंक्रीज ऑफ टैक्स, इंक्रीज ऑफ टैक्स ड्यू टू अरियर। एग्री करते हैं इस बात से? बेटा इंग्लिश में कुछ बहुत ही टेक्निकल बात लिखी है, इंक्रीज ऑफ टैक्स ड्यू टू अरियर। क्या आपको भी लगता है 15 लाख और 18 लाख में टैक्स का जो फर्क है वो 3 लाख की वजह से है जो अरियर है, हाँ या ना? तो बेटा मैंने क्या निकाला? अरियर की वजह से मुझे कितना टैक्स पे करना पड़ रहा है करंट ईयर में, हाँ या ना? यस और नो? कितना पे करना पड़ रहा है बेटा? 93,600, 93,600, आधा हिंदी आधा इंग्लिश कुछ भी बोल दिया, 93,600, हाँ या ना? अच्छा स्टेप नंबर 4 में आपने क्या निकाला? आपने टैक्स निकाला इंक्लूडिंग अरियर।
और बेटा स्टेप नंबर 5 में आपने क्या निकाला? एक्सक्लूडिंग अरियर, मतलब यहाँ पर टोटल आपको कितनी बार टैक्स निकालना पड़ा? 4 बार। ये सो नो? अच्छा, स्टेप नंबर 6 में आपने क्या निकाला? क्या निकाला? डिफरेंस। आपको पता है इस डिफरेंस को, ये पता है आपको, अगर आपको अरियर टाइम पे मिल गया होता, अरियर टाइम पे मिल गया होता तो आपको कितना पे करना होता उसी टाइम? तो आपको कितना एक्स्ट्रा पे करना होता? सब लोग ध्यान देना बेटा, क्या लिखा है? अगर अरियर टाइम पे मिल गया होता, 3 लाख बेटा आज की जगह उसी साल मिल गया होता, तो आपको कितना ज्यादा टैक्स लगता? 62,400 रुपए। कितना ज्यादा लगता? 62,400। मतलब कायदे से आपको टैक्स तो पे करना चाहिए, लेकिन कितना पे करना चाहिए? 62,400। कितना पे करना चाहिए? सब लोग ध्यान देंगे बेटा, कायदे से आपको करंट ईयर में टैक्स तो पे करना चाहिए, लेकिन कितना पे करना चाहिए? 62,400 रुपए। हाँ या ना? लेकिन बेटा आपको कितना पे करना पड़ रहा है? आपको कितना पे करना पड़ रहा है? 93,000। कायदे से कितना पे करना चाहिए था? तो बेटा इन दोनों का जो डिफरेंस है उसी को आप क्या बोलते हैं? रिलीफ अंडर सेक्शन 89। हाँ या ना? सबको क्लियर है लॉजिक्स? चलिए, सैलरी टॉपिक खत्म बेटा। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को हिट करें। साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें। एपीटी एजुकेटिंग इंडिया।